में स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना संडे टेस्ट की डिस्कशन। तो यहाँ पे हमारे पास पहला आ जाता है कि फोर प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सेम वेलोसिटी एट दिस एंगल्स, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी लार्जेस्ट फॉर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेंज की अगर हम बात करें तो बस एक बात याद रखें कि जितना ज़्यादा हम क्लोज होंगे टू 45 डिग्री, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा हमारी रेंज होगी। तो रेंज जो है वो डिपेंड करती है किस पे, 45 की क्लोजनेस पे। तो 70 और 45 की अगर बात करें तो इनके बीच में हमारे पास 25 का डिफरेंस है। ठीक है, 40 और 45 की करें तो इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, इधर 15 का है और इधर भी 15 का है। तो सबसे कम जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री का है, तो 40 डिग्री की रेंज मैक्सिमम होगी, 55 और 25 की इक्वल होगी, और सबसे कम रेंज जो होगी वो 70 की होगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर है 45 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ कंडीशन वेयर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर की स्टूडेंट्स बात की जाए तो कैपेसिटर में हम कहते हैं कि करंट जो है वो लीड करता है, और अगर इंडक्टर की बात की जाए तो इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करता है। तो अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस से तो हमारे पास करंट जो है वो लैग करेगा। ठीक है, तो सवाल में भी यही पूछा हुआ है कि करंट लैग्स बिहाइंड। तो करंट किस में लैग करता है, जब हमारे पास इंडक्टेंस ज़्यादा होगी और कैपेसिटेंस कम होगी। तो इसका ऑप्शन भी बी ही बनता है। नेक्स्ट सवाल है, चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, तो पहले ना स्टूडेंट्स हमें इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि इसमें बोला हुआ क्या है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह है कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि पहले स्विंग में इस जगह पर है और फिर वो बच्चा इस जगह पर है। तो उसने बेसिकली यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो उन्होंने कहा हुआ है कि ये वाली हाइट जो है वो 2 मीटर है और ये वाली हाइट जो है ये 0.75 है। ठीक है, तो बेसिकली जो उसने हाइट कवर की है वो होगी यहां से यहां तक, और वो कितनी होगी, 2 माइनस 0.75, जो कि हमारे पास बनती है 1.25। तो हाइट हमारी होगी 1.25। अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वो असल में अपेयर होगी हाफ mv² में। ये एम एम से कट जाएगा या v इक्वल आ जाएगा हमारे पास √2gh के। तो यहां पर अगर मैं वैल्यूज डालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 10 इंटू 1.25। तो ये हो जाएगा जी मेरे पास 20 इंटू 1.25, यानी कि √25, और √25 होता है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, विच वेव्स लाइज बियॉन्ड द रेड एंड ऑफ द इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। रेड से पीछे जाएंगे तो इंफ्रारेड आएगा और वी से आगे जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट आएगा। तो यहां पर क्योंकि हमें कहा गया रेड के बियॉन्ड, तो वो है इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Next is two identical sphere A and B are dropped from the same height into different fluid. A sphere A falls in more viscous fluid, while sphere B in a less viscous fluid. The sphere reaches the terminal velocity first, and which has the greater terminal velocity. देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट अचीव करेगा, ठीक है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी लेस होगी। जो टर्मिनल वेलोसिटी लेट अचीव करेगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी मोर होगी। ये बात आप लोगों ने पहले याद रखनी है, क्योंकि देखें जो टर्मिनल वेलोसिटी देर से अटेन करेगा वो ज्यादा फॉल करेगा और वो ज्यादा वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। जो पहले अचीव करेगा वो उसने कम फॉल किया होगा और वो कम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो पहली चीज तो ये है कि जो फर्स्ट अचीव करेगा वो कम होगी, जो बाद में करेगा वो ज्यादा होगी। अब अगर हमसे डेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और अगर हमसे पूछा जाए विस्कोसिटी का तो टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम का इनवर्स होता है। यानी कि विस्कोसिटी जिस मीडियम की ज्यादा होगी उसमें टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी।
तो ए क्योंकि विस्कस फ्लूइड में गया है तो ए की टर्मिनल वेलोसिटी लेस होगी, और लेस टर्मिनल का वेलोसिटी का मतलब है कि वो फर्स्ट अचीव करेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ए रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, बी हैज ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो सी ऑप्शन है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि पहले अचीव ए करेगा लेकिन ज्यादा किसकी होगी, बी की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना के मिसलीडिंग है, ठीक है, क्योंकि के वैसे कूलम लॉ होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर होता है, और ई आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि ई आर इक्वल होता है ई मीडियम डिवाइडेड बाय ई नॉट के, और क्योंकि ई मीडियम इज ग्रेटर देन ई नॉट तो ई आर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, टू वेक्टर्स ए 5 यूनिट एट 0 डिग्री एंड बी 5 यूनिट्स एट 90 डिग्री आर एडेड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हमारे पास 0 डिग्री दिया हो तो हम सिंपली ए प्लस बी करते हैं, जब भी 180 डिग्री दिया हो तो हम ए माइनस बी करते हैं, जब भी 90 डिग्री दिया हो तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 10, और सॉरी 10 मैंने कह दिया, इसको हम 25 प्लस 25 जो कि हम कह सकते हैं अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 इक्वल होता है 50 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 2 या सिंपली अंडर रूट 2 इंटू 5। तो ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट न्यूटन पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, और वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। तो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट ऑफ ओपन एंड ऑफ अ पाइप इज 400। इफ वन एंड ऑफ अ पाइप इज क्लोज देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप की बात की जाए तो वो इक्वल होती है v/2l, या इसको मैं सिंपली NF1 लिखता हूं, और अगर क्लोज पाइप की बात की जाए तो वो होती है v/4l। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, इन दोनों को डिवाइड करूं, तो VL कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि F ओपन डिवाइडेड बाय F क्लोज इक्वल होता है 2 के। ठीक है, तो अगर हमने क्लोज का फाइंड करना है तो वो हो जाएगा F ओपन बाय 2। तो F ओपन हमारे पास जो है वो क्या है, 400 है। तो 400 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 200, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। इफ अ रॉक इनिशियली कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ रेडियम, द अमाउंट लेट आफ्टर 6400 ईयर्स विल बी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाउंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 1600, ये आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं। अब फॉर्मूला हमें पता है कि अनडिकेड इक्वल होता है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2n के। तो इनिशियल हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय 16, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0625 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम था। तो 0.0625 को मैं 62 मिलीग्राम भी लिख सकता हूँ। ये देखें 1, 2 और 3, तो ये 62 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए डॉट बी के, या ए बी कॉस के थीटा के। कॉस कितना हमें दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, द लार्जर टाइम कांस्टेंट इन एन आरसी सर्किट मींस। तो स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी
उतनी ही स्लो होगी, और टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा चार्जिंग भी और डिसचार्जिंग भी उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ पे बोला हुआ है लार्जर टाइम कांस्टेंट, तो स्लोअर चार्जिंग भी होगी और स्लोअर डिसचार्जिंग भी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अ गैस डज 12 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो इडियाबैटिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि हीट जीरो होती है। तो अगर वर्क डन जो है वो हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा -12 जूल इंटरनल एनर्जी, यानी कि जितना भी वर्क है वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में अपेयर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डिस्क्राइब्स नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट इस तरह होता है कि अगर किसी बॉडी को हम ड्रॉप करें हाइट से, वैक्यूम से, तो उसकी एक्सेलरेशन इक्वल टू होती है जी, और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। फिर कार स्पीडिंग अप स्टडीली ऑन अ हाईवे, तो इसकी भी अगर मैं बात करूं तो स्टडीली ऑन अ हाईवे, स्टडीली का मतलब है ग्रेजुअली, तो इसमें भी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म ही होती है। फिर रॉकेट लिफ्टिंग ऑफ विथ इंक्रीजिंग थ्रस्ट, तो जिस तरह इंक्रीज होगा उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैटरी डिलीवर्स पावर ऑफ 8 वोल्ट टू अ 2 ओहम रेजिस्टर, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओहम फाइंड द ईएमएफ। तो स्टूडेंट ईएमएफ की इक्वेशन जैसे कि हम लोगों को पता है इक्वल होती है टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई आर प्लस आर। तो इसमें जो सिंपल प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आर भी है हमारे पास और स्मॉल आर भी है, सिर्फ करंट नहीं है। तो करंट को हम निकाल सकते हैं पावर से, क्योंकि पावर इक्वल होती है आई स्क्वायर आर, तो आई इक्वल हो जाएगा पावर बाय आर का अंडर रूट। तो पावर हमारे पास जो है वो 8 है, ये हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो यही 2 एम्पेयर जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जीज। ठीक है, तो एट एक्स नॉट बाय 2 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी का रेशियो आ जाएगा 1/4, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, द बाल्मर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम कॉरेस्पॉन्ड टू द शेल नंबर 2 द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हम n की वैल्यू को n+1 लेते हैं, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम n की वैल्यू को इनफाइनाइट लेते हैं, सॉरी n की वैल्यू को p+1 लेते हैं और मिनिमम के लिए n की वैल्यू को इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा हुआ है तो लैम्डा मैक्स इक्वल हो जाएगा r 1/p की वैल्यू तो हमें पता है कि बाल्मर सीरीज के लिए 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर, और साथ यहाँ आ जाएगा n+1 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r 1/4 प्लस 1/9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5r/36, और एंड में जब हम इसे इन्वर्स करेंगे तो लैम्डा मैक्स आ जाएगा 36/5r, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ का है, हमें क्या फाइंड करना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है वो होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेव नंबर इक्वल हो जाएगा 5r/36 के, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेव नंबर दिया हुआ है, और ए ऑप्शन होगा क्योंकि बी ऑप्शन है फॉर वेवलेंथ और ए ऑप्शन है फॉर वेव नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की बात की जाए, तो अगर इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल है और ये पॉइंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और टॉप पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है।
तो जितना आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जितना आप हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएंगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट तो वेलोसिटी इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वायर ओबेज ओहम्स लॉ, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो स्टूडेंट्स वायर जो है ना वो मेटल है, और मेटल्स का अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और इनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। तो रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इन केल्विन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, क्योंकि सवाल में ये पूछा जाता है कि केल्विन होना चाहिए या सेंटीग्रेड भी चलेगा। तो इस इक्वेशन के लिए मस्ट है कि आपका टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, द ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो है वो डिक्रीज करती है, रिवर्स बाइस में पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो है वो इंक्रीज करती है। तो इसका आंसर है डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी, अ बॉल ऑफ मैस 2 kg ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मैस 4 kg ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। बोथ लाइन्स आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स मूव एट द सेम वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा जी, तो देखें अगर अब दो बॉल्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं सेम में, तो यानी कि P1 प्लस P2 प्लस इससे डाला है कि सेम डायरेक्शन में, बाद में इनका सेम मोमेंटम है तो P हो गया। तो ये हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 और M1 प्लस M2 और V। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 2, M हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 और V हो जाएगा, फाइंड करना है हमने, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 6V डैश। तो 6V डैश हो जाएगा 24/6 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टंगस्टन रिक्वायर लाइट ऑफ 2300 एंगस्ट्रॉम, इफ द वेवलेंथ ऑफ दिस एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट देन द एमिशन। ठीक है, तो अब इस तरह है कि 1800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ और 2300 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जो है वो रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी ऑफ 1800 एंगस्ट्रॉम is more than energy of 2300 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है hc ओवर लेमडा। तो एनर्जी और लेमडा का इनवर्स रिलेशन है। तो क्योंकि 1800 की एनर्जी इज ग्रेटर देन 2300 तो इट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो इट विल टेक प्लेस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कंसिडर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर द टेंशन एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इफ द टेंशन इज डबल एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ देन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस तरह है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है V/2L के। ठीक है, और V की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो V इक्वल होता है T डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि T इंटू L बाय M। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन जो है वो 2 टाइम्स हो गई है और एरिया जो है वो हाफ हो गया है, यानी कि एरिया हाफ होने से मैस भी हाफ हो जाएगा, तो मैस भी M/2 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेंशन डबल, मैस हमारे पास हाफ, तो ये T ऊपर चला जाएगा, यानी कि √4 विच इज इक्वल टू 2, तो ट्वाइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फुल वेव ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव की नॉट एन पूछा हुआ है, तो फुल वेव की हायर फ्रिक्वेंसी होती है कि रिपल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिपल फ्रिक्वेंसी जो है वो लो नहीं होती, लो रिपल फैक्टर होता है, और लो रिपल फैक्टर का मतलब होता है हाई रिपल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो रिपल फ्रिक्वेंसी हाई होगी, रिपल फैक्टर जो है वो लो होगा। ठीक है, तो लोअर रिपल फ्रिक्वेंसी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उसकी हायर रिपल फ्रिक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की। If the body is moving with a speed 1 meter per second and the force F is needed to stop it in a distance x, if the body is 3 meter per second, the force needed to stop it in the same distance will be। तो स्टूडेंट इस तरह है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है F इंटू डी के। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल होता है F इंटू डी के। यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है और मैस भी सेम है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वेयर के। यानी कि अगर आपके पास वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 1 से 3 टाइम्स हो गई, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो हमें फोर्स जो है वो 9 टाइम्स ज़्यादा चाहिए होगी, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इफ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01 इज। ठीक है, तो स्टूडेंट डी ब्रॉगली ने कहा था कि लैम्डा इक्वल होता है एच बाई पी के, तो या पी इक्वल हो जाएगा एच बाई लैम्डा के। एच जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, ये हमारे पास 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 पावर माइनस 12, या सिंपली मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 10 पावर प्लस 12 इंटू एच, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप दैट नैरोज फ्रॉम रेडियस दिस मच टू दिस मच इफ द स्पीड इन द वाइडर सेक्शन इज दिस मच इन द नैरोअर सेक्शन इज। तो स्टूडेंट्स इधर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, और वो हम लगाएंगे कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। v2 हमने फाइंड करना है, तो a1 को हम पाई r1 स्क्वेयर v1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पाई r2 स्क्वेयर इंटू v2 लिख सकते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो v2 इक्वल हो जाएगा r1 स्क्वेयर इंटू v1 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वेयर। r1 जो है वो है हमारे पास 4 का स्क्वेयर, v1 जो है वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास r2 है वो है हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 2 जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर स्टेशन जनरेट 1000 एम्पेयर एट 10,000 वोल्ट टू रिड्यूस ट्रांसमिशन वोल्ट वी यूज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर टू रेज द वोल्टेज टू 100,000 वोल्ट्स, व्हाट इज द न्यू करंट। तो स्टूडेंट इस तरह है कि पावर और इन ट्रांसफार्मर पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल होती है पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के, या मैं लिख सकता हूँ वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। तो यहाँ पे हमें आई सेकेंडरी फाइंड करना है, तो ये वो हो जाएगा वी पी आई पी डिवाइडेड बाई वी एस। वी पी जो है वो है हमारे पास 10,000 और आई जो है वो है हमारे पास 1000, यहाँ पे वी एस जो है वो है हमारे पास 100,000, तो ये 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0 कट गए, तो 100 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन पावर इज। तो स्टूडेंट पावर इक्वल होती है एफ डॉट वी के, या मैं लिख सकता हूँ एफ वी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा तो एफ वी कॉस ऑफ 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो पावर कितनी होगी, जीरो होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो वो इक्वल होता है क्यू वी बी के। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि क्यू भी 1 है और राइट एंगल है, तो साइन 1 हो गया टू द विद यूनिट वेलोसिटी, तो ये भी 1 है, तो यानी कि F इक्वल आ जाएगा B के, तो फोर्स विल बी कॉल्ड एज B। B का नाम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड,
या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होता तो वो हमारा करेक्ट आंसर होता। वट विल हैपन टू लीनियर स्पीड इफ एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट बट रेडियस इज हाफ। ठीक है, तो अगर मैं लीनियर और एंगुलर की बात करूं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो वट विल हैपन टू लीनियर स्पीड इफ एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट बट रेडियस इज हाफ। तो अगर ये कांस्टेंट है तो v और r का डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो अगर r को हाफ किया तो v भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। तो हाफ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि अ कॉइल मेड ऑफ कॉपर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली। इफ द मैग्नेटिक डायपोल इज ब्रॉट नियर द कॉइल विल। तो स्टूडेंट्स, कॉइल जो है वो स्लो डाउन ही करेगा। उसका रीजन आ जाता है लेंज़िस लॉ में। देखिए इस तरह है कि अगर मैं बात करूं कि ये कॉइल है, आपने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया, चाहे नॉर्थ रखा हो चाहे साउथ रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये नॉर्थ इधर नॉर्थ बनाएगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वेलोसिटी कम होगी। जब ये यहाँ से आगे जाना शुरू करेगा तो साउथ इसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे भी वेलोसिटी कम होगी। तो दोनों साइड से इसको वेलोसिटी कम ही करने के लिए मिलेगा। तो स्लो डाउन इसका करेक्ट आंसर है। A wheel rotates 720 डिग्री, what is its angular displacement in radians? तो स्टूडेंट 360 डिग्री जो है वो होता है 2 पाई रेडियन, या जिसको हम 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो 720 डिग्री जो है वो हमारे पास हो जाता है 2 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कि 2 रेवोल्यूशन या सिंपली 4 पाई रेडियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, टू सर्फेसेस वन हैविंग एन इक्वल एरिया आर प्लेस्ड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, वन मेक्स 0 डिग्री एंड अदर मेक्स 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ देयर फ्लक्सेस इज। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि फ्लक्स के लिए जब भी वेक्टर एरिया का लफ्ज शुरू होगा तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। जब भी हमारे पास सरफेस एरिया का लफ्ज शुरू होगा तो हम यहां पे यूज करेंगे ई ए साइन ऑफ थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस का बोला है तो हम ई ए साइन थीटा को यूज करेंगे। तो जो 0 डिग्री बना रहा है उसका फ्लक्स हो जाएगा ई ए साइन 0 विच इज इक्वल टू 0, और जो हमारे पास 90 डिग्री बना रहा है उसका हो जाएगा ई ए साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये हो जाएगा ई ए। ठीक है, तो द रेशो ऑफ देयर फ्लक्सेस इज, तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर इसको 0 ई ए लिख दूं तो एक ही बात है। तो ये जब मैं लिखूंगा तो ई ए से कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 0 रेशो 1, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स।